आज ये नियम और कानून आपके लिए है कि अगर जो है ये जमीन का जो टुकड़ा है, इस जमीन के लिए, इस संपत्ति के लिए जो है, जमीन हो या मान लेते हैं इस जमीन पर मकान हो या कोई अन्य, आप कह सकते हैं अन्य कोई है जो कि संपत्ति आपका है, वो संपत्ति चल हो या अचल हो, इस सभी के लिए आखिर वारिस कौन होगा, यानी कौन हकदार है। अब यहां पर क्लास 1 का जो रिश्तेदार है, यानी कह सकते हैं क्लास 1 का हकदार। हकदार कहने का मतलब है कि वो पहला है जिसको हक मिलेगा। अब है कि वो पहला कौन है। अब ये देखें, ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये है जमीन, ये है जमीन। इस जमीन की अगर बात करें तो हकदार तो है पिता। पिता जो है वो एक तरह से, उसके बाद बेटा और बेटी, वो हकदार है। मान लेते कोई ऐसी संपत्ति है जो ये जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये जमीन अगर दादा के नाम से है, ये जमीन अगर परदादा के नाम से है, तो इस जमीन को जब आप ये सोचेंगे कि हमको बंटवारा करना है, तो एक हिस्सा पिता का भी होगा। अब एक हिस्सा अगर कोई बेटा है तो बेटा का भी होगा, और एक हिस्सा अगर कोई बेटी है तो बेटी का भी होगा। तो इसलिए यहां पर जो है बेटा, बेटी और पिता है हकदार। दादा परदादा की जमीन का अगर बंटवारा करेंगे तो वहां पर पिता भी एक हिस्सेदार होंगे, पिता का भी कानूनी अधिकार है। इसके अलावा यहां पर मान लेते हैं कोई ऐसा जमीन है, ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं कोई खरीदा। अगर कोई खरीदा, अब खरीदने वाला गोपाल है, गोपाल जो है इस जमीन को खरीद लिया, गोपाल के पास पैसा था, गोपाल खरीद लिया। अब लेकिन यहां पर जो है इस संपत्ति का हकदार कौन होगा, पहला हकदार कौन होगा। तो देखें, इस संपत्ति अगर मान लेते गोपाल अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो उसका पहला जो यहां पर बात करें हकदार होने वाला है, वो है उसकी पत्नी, वो है उसकी मां। अब उसके बच्चे हैं तो बच्चे भी हकदार होंगे। तो ये है कानून। ये सभी क्लास 1 के उत्तराधिकारी, यानी पहले हक पाने वाले। अब है कि मान लेते हैं कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, ठीक है, कि पहले वो मर चुके हैं, तो जो व्यक्ति के नाम से जमीन है ये सब जो है ना, सब मर चुके हैं, तो क्या होगा, जो बेटा है ना, बेटा का भी तो बेटा होगा। तो अभी बेटा का जो बेटा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, गोपाल है, उसका बेटा नहीं है, पोता है, तो बेटा का बेटा हकदार हो गया, वही तो कहना है। अब ये भी हो सकता है कि बेटियों का बेटा, बेटियों का बेटा या बेटी या बेटी, तो यहां पर भी इनका अगर मान लेते हैं कोई बेटा है या बेटी है तो हकदार हो गए। मान लेते किसी का, बेटी का अगर मृत्यु हो गया तो बेटी का जो हक है उनके बच्चे का तो होगा, यही तो कह रहा है। बेटा का जो हक है तो उनके बेटे का तो होगा। अब यहां पर देखें कि मान लेते हैं कि अगर ये पहले मर चुकी हैं तो बेटी है ना, बेटी जो है का कोई बेटा बेटी ये तो हकदार होगी, लेकिन जो व्यक्ति है अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी जो विधवा है उसका भी अधिकार है। अब जैसे कह सकते हैं बेटे का विधवा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति गोपाल है, गोपाल के बेटे की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है। तो देखिए, गोपाल के अगर बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे की जो विधवा है, बेटे की जो विधवा है उसका भी कानूनी अधिकार है। अब यहां पर देखें, कुछ ऐसा कंडीशन होता है खास करके संपत्ति के केस में, कि अगर कोई संपत्ति है तो इसमें दो कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, या तो संपत्ति पैतृक होगा
या तो संपत्ति यहां पर अर्जित होगा। अब अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो इसमें उत्तराधिकारी को जन्म से अधिकार है, जन्म से अधिकार है। और अर्जित संपत्ति में क्या होगा कि जिसको ये संपत्ति जो अर्जित किया है वो जब तक जीवित है तब तक किसी का अधिकार नहीं है, उसके मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। यानी उसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति गोपाल है, गोपाल की मृत्यु के बाद गोपाल के पत्नी का अधिकार है, लेकिन गोपाल अगर जीवित है तो उसके पत्नी का कोई अधिकार नहीं। यानी गोपाल के जीवन काल में उसके पत्नी को कुछ नहीं मिलने वाला है। गोपाल के मरने के बाद उसकी पत्नी उस संपत्ति का हकदार होगी जितना हक गोपाल का होगा। तो ये फर्क है पैतृक और अर्जित संपत्ति में। पैतृक के केस में क्या होता है कि जो भी उत्तराधिकारी है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को जन्म से कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अब देखें इसमें होता क्या है, उत्तराधिकारी कानून में अभी का जो नियम है, कानून है, हर राज्य में अलग अलग नियम है, लेकिन हमारे देश का कानून तो एक है। अब राज्य सरकार के द्वारा कहीं मान लेते हैं कुछ कंडीशन लगा दिया गया तो क्या होगा, वहां पर वो लागू हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, यानी उस अधिनियम की अगर बात करें तो उसमें बेटी और बेटे को समान अधिकार दे दिया गया है। बेटी जितना संपत्ति का उत्तराधिकारी है, बेटा उतना ही संपत्ति का उत्तराधिकारी है। दोनों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बेटियां जब भी चाहे अपने पिता के संपत्ति में हक प्राप्त कर सकती है। अगर किसी का संपत्ति अर्जित है तो वो संपत्ति जो है, बेटा हो बेटी, पिता के मृत्यु के बाद ही प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर वो संपत्ति पैतृक है तो ये दोनों पिता अगर जीवित है तब भी दावा कर सकते हैं। यानी दादा परदादा का अगर संपत्ति है तो आप दावा कर सकते हैं, उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं कानूनी तरीके से। यानी पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको कोई अधिकार से वंचित कर दिया है तो आप क्या करेंगे। अब है कि यहां पर वारिस के लिए ये पूरा प्रक्रिया है। यानी क्लास 1 का ये सारे उत्तराधिकारी हैं, क्लास 2 का भी उत्तराधिकारी है। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो जितना यहाँ पर उत्तराधिकारी है, कोई तो ऐसा होगा बचेगा। मान लेते कोई नहीं है, माँ तो होगी, माँ भी नहीं है, पत्नी तो होगी, पत्नी भी नहीं है, बच्चे तो होंगे, बच्चे भी नहीं है, पिता तो होंगे, बहन होगी, बहन के बेटे होंगे। सभी क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं और सभी का यहां पर कानूनी हक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।